नमस्ते साथियों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेज में। साथियों, व्याकरण पढ़ने की अपनी श्रृंखला में आज का अपना विषय बिंदु है संधि। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं संधि प्रकरण। सबसे पहले है परिभाषा। किसे कहते हैं संधि? तो दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं, एक बार फिर समझ लेंगे परिभाषा को भी। दो ध्वनियों से दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों का मेल कब होता है? जब दो शब्द मिलते हैं। कब? जब दो शब्द मिलते हैं, ये शब्द पहला है और ये इसके बाद में शब्द दूसरा है। जब दो शब्द मिलते हैं तो इस शब्द की अंतिम ध्वनि और इस शब्द की पहली ध्वनि, इन दोनों का जो मेल होगा उससे एक विकार उत्पन्न होगा और उसको संधि कहते हैं। यानी ये शब्द नंबर 1 हो गया, यानी कि पहला शब्द, और ये दूसरा शब्द। तो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि और पहले शब्द की आखिरी ध्वनि, दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये बात हो गई। आगे शुरू करते हैं संधि के भेद। संधि के भेद या प्रकार। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद या प्रकार होते हैं। कितने भेद या प्रकार होते हैं? 3। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। अब इनमें से सबसे पहले अपन स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के उपभेद और उन सभी उपभेदों के उदाहरण, उनका संधि का होना और संधि का विच्छेद अपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। लेकिन स्वर संधि के बारे में पढ़ने से पहले अपन एक बार स्वर और व्यंजनों के बारे में जान लेते हैं। स्वर स्वर कितने होते हैं? हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन जो होते हैं वे मुख्य रूप से स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो अपन ने स्वरों की संख्या और कौन कौन से स्वर हिंदी वर्णमाला में माने जाते हैं इनको अपन ने देख लिया। इसके अलावा अंग और अह, ये 2 ध्वनियां होती है जिनको न तो स्वर माना जाता है और ना ही इनको व्यंजन माना जाता है। इनको कहते हैं अयोग वाहक ध्वनियां। क्या कहते हैं? अयोग वाहक ध्वनियां, जो स्वर की तरह भी लगती है और जो व्यंजन की तरह भी लगती है। इस कारण इनको दोनों वर्गों से एक अलग वर्ग में रखा गया, जिनमें दोनों का थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। इसको कहते हैं अयोग वाहक ध्वनियां।
अब बात करते हैं अपन स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर संधि की परिभाषा हो गई। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। ये दो शब्द हैं, ये पहला शब्द है जैसा कि अपन ने संधि के टाइम इंगित किया था, और ये दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि कौन सी है? ये जो मैं है इसमें ए शामिल है, और इसकी अंतिम ध्वनि ए है, और यहाँ क्या है? इसकी पहली ध्वनि ए है। तो ये ए और ये ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। जब दोनों मिलकर के आ हो गए तो यहाँ तो क्या बच गया? राम है। और ये क्या आ गया? आ। और इधर क्या बचा था अपने पास? नुज, क्योंकि ये ए इसमें शामिल हो गया था, इसका ए भी इसमें शामिल हो गया था। तो यहाँ तो हलंत से युक्त मैं बच गया, यानी इसमें स्वर नहीं है। और दोनों के मिलने से जो आ आया वो यहाँ लिख दिया, और यहाँ बचा था नुज, तो मिलकर के क्या बन गया? रामानुज। क्या बना? रामानुज। रामानुज कहते हैं लक्ष्मण जी को, क्योंकि राम के अनुज हैं, छोटे भाई हैं, इसलिए उनको रामानुज कहा जाता है। इस प्रकार दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि के भेद पढ़ लेते हैं, और भेदों को अपन विस्तार से उदाहरण सहित समझ लेंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लिखो। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहां अपन ने लिखा है स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, और ये मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं, वृद्धि संधि और यण संधि। यण संधि, अयादि संधि, ये 5 भेद हो गए हैं संधि के। चलिए अब अपना जो पहला है वो पढ़ेंगे अपन, दीर्घ संधि। शुरू करते हैं। स्वर संधि का पहला भेद कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है या क्या नियम है दीर्घ संधि का? एक बार वो ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद में दीर्घ संधि से संबंधित उदाहरण अपन देख लेंगे। ए या आ का मेल ए या आ से होने पर आ बन जाता है। पहला तो ये है। पहले इसको स्पष्ट कर लेते हैं कि ए या आ का मेल
ए या आ से होने पर आ कैसे बनता है। तो ये तो है मिलने का निशान यानी प्लस यानी कि जोड़ का निशान। इसके इस तरफ तो होता है शब्द नंबर 1, इसके इस तरफ होता है जो जुड़ता है वो शब्द नंबर 2। तो पहला जो शब्द है उसकी आखिरी ध्वनि यदि ए या आ है और उसका मेल ए या आ से होगा तो आ बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार, यहां तक तो आपने समझ ही लिया। थोड़ा सा और बता देता हूं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। मान लो इस शब्द की जो आखिरी ध्वनि वो है ए, यदि ए का मेल ऐसे होता है तो क्या बनेगा, आ बन जाएगा। ए और ए मिलकर के आ बन जाएंगे। और मान लो ए का मेल यदि आ से होता है, ए इधर ए हो और सामने आ हो तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आ बन जाएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी ये है इधर आ हो और इधर ए हो तो क्या होगा, आ का मेल यदि ऐसे होता है, आ का मेल यदि ऐसे होता है तो भी आ ही बनेगा। और यदि आ का मेल आ से होगा तो भी आ ही बनेगा। ये इस प्रकार से क्लियर है। ए या आ का मेल ए या आ से होने पर आ बन जाएगा। ये दीर्घ संधि का पहला नियम है। चलिए दूसरी बात क्या है, ई या ई का मेल ई या ई से होने पर ई बन जाएगा। थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होने पर क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। देख लेते हैं। मान लो इधर जो पहला शब्द है उसकी आखिरी ध्वनि ई है और उधर जो दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनि छोटी ई है, यानी ये छोटी ई से छोटी ई मिलेगी तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। मान लो इधर छोटी ई है लेकिन उधर बड़ी ई है तो क्या होगा, छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो जाएगा तो भी बड़ी ई ही बनेगा। तीसरी कंडीशन है, बड़ी ई का मेल यदि छोटी ई से हो जाए। मान लो इधर जो पहला शब्द है उसकी आखिरी ध्वनि बड़ी ई हो और उधर जो दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनि छोटी ई हो, तो बड़ी ई का मेल यदि छोटी ई से होता है तो भी बड़ी ई बनेगा। और बड़ी ई का मेल यदि बड़ी ई से होगा तो भी बड़ी ई ही बनेगा। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। चलो तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं एक बार। उ या ऊ का मेल उ या ऊ से होने पर ऊ बन जाएगा। क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेते हैं। पहले शब्द की आखिरी ध्वनि यदि छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ, और उधर दूसरे शब्द की पहली ध्वनि भी छोटा ऊ है, यानी छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से होने पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बनेगा। इधर आखिरी ध्वनि छोटा ऊ है लेकिन उधर पहली ध्वनि बड़ा ऊ है तो क्या होगा, छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से होने पर भी बड़ा ऊ बन जाएगा। तीसरी कंडीशन है, इधर आखिरी ध्वनि बड़ा ऊ है लेकिन इधर पहली ध्वनि छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से होने पर भी बड़ा ऊ बन जाएगा और बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से होने पर भी बड़ा ऊ बन जाएगा। इसको कहते हैं ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ से होने पर बड़ा ऊ बन जाएगा। ये दीर्घ संधि की 3 स्थितियां हैं, चौथी स्थिति इसमें नहीं होती है। एक चौथी स्थिति होती है जो कि संस्कृत में होती है क्योंकि उसमें बड़ी री भी होती है, क्योंकि हिंदी में बड़ी री नहीं होती है इसलिए वो चौथी कंडीशन यहाँ पर नहीं बनती है। चलिए अब इसके अपन संधि के उदाहरण करेंगे। एक बार 30 शब्द जो हैं संधि करके देखेंगे और 30 शब्द अपन विच्छेद करके देखेंगे और आज का अपना दीर्घ संधि का प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको अपन जो है करके देख लेते हैं क्या है। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, यहाँ अंतिम ध्वनि, इसको मान लो अंतिम ध्वनि को निकाल लेते हैं। इसमें जो ए है उसको निकाल लिया अपन ने तो क्या होगा, ए एक बार के लिए यहाँ रख देते हैं। इसकी पहली ध्वनि क्या है, ये ए है, इसको यहाँ जोड़ में रख लेते हैं। ए और ए मिलकर के क्या होता है, ए और ए मिलकर के हो जाता है आ।
इसको अपन ने एक बार कोष्टक में बंद कर लिया। जैसे गणित समझते हैं ना, एक बार शुरुआत में थोड़ा थोड़ा वैसे समझेंगे, फिर धीरे धीरे अपने को समझ में आने लग जाएगी चीजें। और इधर क्या बच गया, जब ये ए यहाँ आ गया और इसका ए यहाँ आ गया, तो यहाँ तो धर्म धर्म बचा जो कि इसमें स्वर नहीं है, और इधर अर्थ में से ए आ गया तो बचा क्या, थ। अब जो कंडीशन अपने पास बची है वो क्या है, ये दोनों मिलकर के तो ये आ बन गया, यानी कि ये तो मिट गए, ये दोनों ए मिलकर के आ बन गया। अब धर्म आ थ जो शब्द बना वो क्या बना, इसमें आ गया, ये आ शामिल हो गया धर्मा, और ये अर्थ है धर्मार्थ, ये धर्मार्थ बन गया। धर्म और अर्थ मिलकर के, ए और ए मिलकर के आ बनने से धर्मार्थ बना है। चलिए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं आपको स्पष्ट करके। इस प्रकार इसको थोड़ा डिटेल में किया है मैंने। अब अपन इसको चाहें तो सीधा सीधा लिख सकते हैं धर्मार्थ, ये धर्म और अर्थ मिलकर के, क्योंकि इसमें ए और ए मिलकर के आ हो गया जो यहां पर आता है। दूसरा उदाहरण अपन देख लेते हैं। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, इसमें अंतिम ध्वनि निकालें यदि हम इसमें से, तो वो हो जाएगी ए, और यहाँ क्या रह जाएगा, हलंत हो जाएगा। इसकी अंतिम ध्वनि अपन ने यहाँ ले ली। इसकी पहली ध्वनि क्या है, वो भी ए है, तो ए और ए मिलकर के क्या होता है, ए और ए मिलकर के आ बन जाता है। ये आ बन गया और ये दोनों मिट गए, क्योंकि दोनों मिल करके तो क्या बन गया, आ बन गया एक बार के लिए। ठीक है, अब इधर क्या बचा, ये ए तो काम में आ गया, इधर बचा णु। अब अपने पास जो समीकरण बचा है संधि बनाने का वो क्या है, परम आ णु। कैसे बनेगा इसका शब्द, परमा, क्योंकि इसमें हलन था तो आ इसमें लग गया, णु बच गया, परमाणु। ये परम प्लस अणु का मिलकर के परमाणु शब्द बन गया। चलिए इसको एक जगह लिख देते हैं। परमाणु ये बना है। सत्य और अर्थी क्या है, सत्य। यदि इसकी अंतिम ध्वनि अपन निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। वो अंतिम ध्वनि क्या है, वो अंतिम ध्वनि है ए, और इसकी पहली ध्वनि क्या है, वो है ए, और दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ। इधर क्या बचा, थी। अब अपने पास क्या बचा, सत्य आर्थी, सत्य आर्थी, तो मिलकर के क्या बन जाएगा, मिलकर के बन जाएगा सत्यार्थी, क्योंकि ये आ इसमें होगा, जब इसमें मिलेगा तो ये का या हो जाएगा, सत्यार्थी। इस प्रकार सत्यार्थी हो गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। देव और असुर, इसको मिलाकर के देख लेते हैं। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, देव में ये देव है, इसमें अंतिम ध्वनि है ए। यदि इसका ए निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। वो ए अपन ने यहाँ लिख दिया। इसकी पहली ध्वनि क्या है, ए, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, ए और ए मिलकर के क्या होता है, आ हो जाता है। चलो ये हो गया। जब इसका ए निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सुर। क्या बचा, सुर। अब अपने पास क्या बचा है समीकरण, देव आसुर। क्या, देव आसुर। अब इसको लिख लेते हैं अपन यहां। जब ये हलंत है और इसमें आ बनेगा तो क्या हो जाएगा, देवा। ये क्या बचा, सुर, देवासुर। इस प्रकार से देव और असुर मिलकर के देवासुर बन गया है। चलिए एक बार इसको मैं सीधे यहां लिख देता हूं ताकि अपने को आगे लिखने में समस्या नहीं हो। देव और असुर मिलकर के देवासुर बन गए हैं। और हिम प्लस आलय, इसको करके देख लेते हैं। हिम, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ए। ए निकालने पर यहाँ क्या बच जाएगा, हलंत से युक्त में, और उस ए को अपन ने यहाँ लिख दिया। और यहाँ क्या है, आ। ए का मेल यदि आ से होता है तो क्या बनता है, तो भी आ ही बनता है। ए और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, आ।
और बचा क्या, जब आ का अपन ने यहाँ ले लिया तो बचा क्या, लय, ये लय बच गया। तो क्या हो गया, हिम आ लय। एक बार लिख देते हैं, हिमालय। जो बचा वो इस प्रकार से बना है, हिमालय। दिख रहा है क्या? ठीक है। हाँ हाँ, वेदांत, चलो ठीक है, हाँ, उसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ये है पुस्तक प्लस आलय, तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, एक बार उसकी अंतिम ध्वनि अपन निकाल लेते हैं। पुस्तक, इसमें से अंतिम ध्वनि निकाल तो हलन से युक्त क्या हो जाएगा, और ये ए यहाँ आ जाएगा। और इसकी पहली ध्वनि क्या है, आ। ए और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ। ए और आ मिलकर के आ हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, लय। दिखा, ए और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ, और इधर बच गया लय। पुस्तक आ लय, क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। ये अपन ने इन शब्दों के उदाहरण करके देखें। एक ये वेद और अंत वाला ये अपना रह गया है, इसको अपन इधर कर लेते हैं, इस शब्द को यहां करके देख लेते हैं। वेद, इसमें से अपन ने अंतिम ध्वनि निकाली, तो अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि है ए। और अंत, इसमें पहली ध्वनि क्या है, ए। ए और ए मिलकर के क्या हो गया, आ। इधर क्या बचा, त। ये ऊपर अनुस्वार और ये तय, ये बच गया अपने पास। वेद आ त बना क्या, वेदांत। ये वेदांत बन गया है। इस प्रकार से दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण अपन ने देखे हैं संधि करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन प्लस आलय, इसका करके देखते हैं। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, ए। तो अंतिम ध्वनि निकालने के बाद ये लिखेंगे अपन भोजन। कैसा लिखा जाएगा, इस प्रकार से। और अंतिम ध्वनि को अपन ने कहाँ लिख दिया, ये है यहाँ पर। इसकी पहली ध्वनि क्या है, आ। ए और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ। और बचा क्या इधर, लय। भोजन आ लय, जो बना वो क्या बना, भोजनालय। भोजनालय क्यों, क्योंकि ये भोजन जो बचा इसमें आ जोड़ने से भोजना, और ये बन गया लय, भोजनालय, इस प्रकार से बन गया। अब इसका देख लेते हैं परमानंद का। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि है इसमें ए, क्यों, जो कि इस में शामिल है। यदि वो अंतिम ध्वनि अपन निकालने संधि के लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, परमह, और वो ए यहाँ आ जाएगा। और ये आ पहली ध्वनि है दूसरे शब्द की, इसको भी अपन ने यहाँ ले लिया संधि के लिए। ए और आ मिलकर के क्या हो गया, आ। इधर क्या बचा, नंद। अब अपने पास क्या बचा, परम आ नंद। जो बनेगा शब्द वो कैसे बनेगा, परम में आ जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ हलंत है, परमा और फिर नंद, परमानंद, ये बन गया इस प्रकार से। ये देख लेते हैं रत्नाकर का एक बार। रत्न, इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, ए है। यदि अंतिम ध्वनि को अपन संधि के लिए निकाल लेते हैं तो यहाँ हलंत हो जाएगा और अंतिम ध्वनि यहाँ आ जाएगी। इसकी पहली ध्वनि क्या है, आ। ए और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ। और यहाँ क्या बचेगा, आ अपन ने संधि के लिए निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, कर, ये कर। अब अपने पास क्या जो समीकरण बना वो है रत्न आ कर, क्योंकि ये यहाँ पर हलंत है इसलिए ये आ इसमें मिल जाएगा, रत्ना कर। अब मुझे लगता है इसको ज्यादा डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है, बस अपन सीधा कर सकते हैं अब इसको। तो ये विद्या और अर्थी, इसका क्या होगा, इसका होगा विद्यार्थी। रेखा और अंश, आ और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ। तो क्या हो जाएगा, रेखांश। यह है सीमा और अंत, आ और ए मिलकर के, ये यहाँ क्या है एक बार और देख लेते हैं।
यहाँ क्या है, अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि निकाल ली अपन ने इसमें से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सिम। और अंतिम ध्वनि क्या है, आ। इधर पहली ध्वनि क्या है, ए। आ और ए मिलकर के क्या बनेंगे, तो भी आ ही बनेंगे। इधर क्या बचा, त। क्या बचा, अनुस्वार और त। तो सिम आ त क्या बना, सीमांत। सीमांत बना। एक बार देख लेते हैं, विद्यालय, विद्या, आ और आ मिलकर के यहाँ क्या है, आ, और यहाँ क्या है, आ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे, आ। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, विद्यालय। आ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे, आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और हो जाएगा महात्मा। महात्मा, आ और आ मिलकर के आ बनाएंगे, महा आत्मा, महात्मा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन शब्दों का सीधा अपन कर लेते हैं। रवि और इंद्र, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ी ई। अब क्या हो जाएगा, बड़ी ई। रविंद्र, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ी ई। फिर क्या हो जाएगा, मुनिंद्र, छोटी की जगह बड़ी ई आ जाएगी। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा, कविंद्र, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ी ई। क्या हो जाएगा, गिरीश, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई। क्या हो जाएगा, मुनीश, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ी ई। क्या हो जाएगा, कपीश, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनाएंगे, तो भी बड़ी ई ही बनाएंगे। क्या हो जाएगा, महेंद्र। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ उदाहरण बचे हैं अपने पास। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनाएंगे, तो भी बड़ी ई ही बनाएंगे। क्या होगा, नारिंदु, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई ही बनाएंगे। तो क्या होगा, नदीश, नदीश, बड़ी ई और बड़ी ई फिर भी बड़ी ई ही बनाएंगे। तो क्या होगा, महिष, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा, भानुदय। आगे है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ। तो क्या होगा, लघुतर। यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएंगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो क्या होगा, लघुर्मी। यहाँ अपन ने 29 उदाहरण दीर्घ संधि के कर लिए हैं। 30 उदाहरणों का अपन ने एक सेट बनाया है। एक उदाहरण और अपन कर लेते हैं इसमें। वधु और उत्सव, यानी कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ। क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा, वधुत्सव। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा, और वधु और उत्सव मिलकर के वधुत्सव बन जाएंगे। अब बात आती है जो दीर्घ संधि है उसके विच्छेद करने की, या विच्छेद के उदाहरण देखने की। तो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देख करके तो अपन फिर भी संधि कर लेते हैं, लेकिन विच्छेद करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो विकल्प अपने को मिलते हैं, एक सही विकल्प के अलावा 3 गलत विकल्प मिलते हैं, वो इसी में से बनाए जाते हैं। तब अपन अगर ध्यान नहीं रहता अपने को मात्रा का, कि किसमें कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है और उसकी मात्रा क्या है और उसका शब्द का शुद्ध रूप क्या है, यदि ये अपने को मालूम नहीं होता तो फिर संधि अपने से गलत होती है। विग्रह जो होता है या संधि का जो विच्छेद अपन करते हैं वह गलत होता है।
इसलिए इसमें मूल शब्द कैसे लिखा जाता है ये भी ध्यान में होना चाहिए। ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर के बना है? सत्य और आग्रह से मिलकर के बना था। ए और आ मिलकर के आ हुए थे और सत्याग्रह बन गया था। इसका विच्छेद क्या होगा? शिव और आलय। ए और आ मिलकर के आ हो गए थे, फिर इस प्रकार शिवालय बना था। तो शिव और आलय, इसमें क्या है? भोजन प्लस आलय। ए और आ मिलकर के आ हो गए थे, इस प्रकार भोजनालय शब्द बना था। तो भोजन और आलय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों के विच्छेद करते हैं। देवालय कैसे बनता है? देव और आलय से मिलकर के बनता है। रत्नाकर कैसे बनता है? रत्न और आकर। आकर का मतलब होता है खान या भंडार, और रत्न होता है, ये रत्नाकर कहते हैं सागर को। उसको सागर को रत्नों का भंडार कहा जाता है, इसलिए कुल मिलाकर के रत्नाकर होता है। ये क्या है? दीक्षांत। दीक्षा प्लस अंत। आ और ए मिलकर के आ हुए थे इसमें। वार्तालाप, वार्ता और आलाप, ये मिलकर के आ और आ मिलकर के आ हो गया था। इस प्रकार वार्ता और आलाप मिलकर के वार्तालाप बने थे। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, इस प्रकार आ और ए मिलकर के आ हुए थे और श्रद्धा और अंजलि मिलकर के श्रद्धांजलि बने थे। ये शब्द मूल रूप से में ध्यान में होने चाहिए, नहीं तो श्रद्ध और अंजलि भी अपने को ऑप्शन में दे सकता है, श्रद्धा और अंजलि भी अपने को ऑप्शन में दे सकता है ना। इसी प्रकार इसमें वार्ता और लाप ऑप्शन में दे सकता है, और आ को भूल जाए तो अपन क्या करते हैं? गलती करते हैं, वार्ता और लाप देखा और वार्तालाप करके आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है प्रत्येक शब्द का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार से इस शब्द का निर्माण होता है। दूसरा जो कंफ्यूज करता है, पहले मैं वो बता देता हूं आप लोगों को। कु प्लस शासन। कु का मतलब होता है बुरा और शासन का मतलब होता है राज, बुरा राज इसको कहते हैं। लेकिन अगर ये शब्द इस प्रकार से अपन करेंगे तो ये संधि विच्छेद का उदाहरण नहीं होगा, ये उपसर्ग का उदाहरण हो जाएगा। कु उपसर्ग है और शासन मूल शब्द हो जाएगा, तो इस प्रकार ये संधि का उदाहरण है ही नहीं। अगर इसकी संधि पूछी जाएगी तो कैसे होगा? ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो कैसे होगा? कुश प्लस आसन। आसन का मतलब होता है बैठने की जगह या बैठने की कोई चीज आसन होती है, और कुश कहते हैं एक प्रकार की घास को। तो कुश और आसन ये मिलकर के कुशासन बनते हैं। ए और आ मिलकर के आ हो गए थे और दोनों मिलकर के कुशासन बन गए थे। आगे है चरणामृत। चरण और अमृत मिलकर के ए और ए मिलकर के आ हुए और चरणा अमृत, चरणामृत शब्द बन गया। इसमें क्या है? परम और अर्थ। परम और अर्थ मिलकर के ए और ए मिलकर के आ हुए तो परमा बना, परमार्थ बन गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद। घन प्लस आनंद, या यूं कह सकते हैं, इसको यहां नहीं लिख करके अपन सीधा अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। घनानंद, ए और आ मिलकर के आ हो गया घनानंद। वेदांत, वेद और अंत, इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। अन्य अन्य, ये भी कंफ्यूज करने वाला होता है। ये है अन्य और अन्य, दो अन्य अन्य मिलकर के बन जाता है। यहाँ क्या है? ए, और यहाँ क्या है? ए, क्योंकि ये का जो उच्चारण है वो ए स्वर के साथ ही हो रहा है, तो ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अन्यान्य, अन्यान्य बन जाएगा। इस प्रकार अन्यान्य का संधि विच्छेद है अन्य अन्य। अनाथालय,
अनाथ और आलय, ए और आ मिलकर के आ हो गए थे, फिर हो गया था अनाथालय। यह है कवि। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है, अक्सर ये शब्द कंफ्यूज करता है और कई बार पूछा गया, पूछ सकते हैं, ऐसे शब्द पूछे ही जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन में जो देगा वो क्या देगा, वो देगा कवि। ईश्वर, हम अगर ध्यान नहीं करते हैं तो इसको भी, इसका विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के भी होती तो बड़ी ई है ना, तो कवीश्वर तो बन जाएगा इससे, लेकिन विच्छेद ये शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये शब्द ये है शुद्ध, ना कि ये, एक तो ये। और ईश्वर कैसा लिखा जाता है, बड़ी ई होती है उसमें, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करने वाला है। देख लेते हैं एक बार, कवि और ईश्वर, इस प्रकार से इसका ध्यान रखना जरूरी है कि कवि में मात्रा छोटी ई की आएगी और यहाँ आगे ईश्वर में बड़ी ई आती है। अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर हमारा इस प्रकार का जो शब्द है वो संधि विच्छेद में गलत हो जाता है। तो कवि कैसे लिखते हैं, ईश्वर कैसे लिखा जाता है, ईश्वर में छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, ये ध्यान रखना है, और कवि में छोटी ई आती है या बड़ी ई आती है, ये ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो विच्छेद का प्रश्न गलत होगा। संधि तो भले ही कर देंगे अपन, संधि देख करके करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन विच्छेद करने में दिक्कत आती है। ऐसा ही शब्द ये है हरि, इसमें मूल शब्द क्या है, हरि, और दूसरा है ईश। ईश ऐसे लिखा जाता है, हरि ऐसे लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, और हरि और ईश मिलकर के क्या हो जाएगा, हरीश। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ी ई, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है हरीश, ठीक है ना। और इसका जरूर ध्यान रखना कि हरि ऐसे लिखा जाता है और ईश ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो विच्छेद में गलतियां होंगी ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परि और ईक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी विच्छेद में ध्यान रखें। परि ऐसे लिखा जाता है, ईक्षा ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो बड़ी, जैसे इसमें ऐसे, परीक्षा तो ऐसे भी बन जाएगा, परि और इक्षा, ये मिलकर के भी यदि संधि करेंगे तो शब्द तो वह भी परीक्षा ही बन जाएगा। पर क्योंकि ऐसे तो मिला के बना दो आप, लेकिन विच्छेद की बात जब होगी तो उसी को शुद्ध विच्छेद माना जाएगा, और नहीं तो इस प्रकार के यदि ऑप्शन को अपन ने टिक कर दिया या उसको अपन ने फील कर दिया तो फिर अपना उत्तर गलत माना जाएगा। भले ही नियम ये कहता हो कि बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाए, लेकिन शुद्ध का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार मूल शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है। परि और ईक्षा मिलकर के परीक्षा बनते हैं, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अधि, अधीश्वर कैसे है, अधि और ईश्वर, ईश्वर कैसे लिखते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ईश्वर से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। अधि और ईश्वर, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के यहां बड़ी ई हो जाते हैं यहां पर, ठीक है। यहां है रजनी, बड़ी मात्रा ही आती है, और ईश, ईश या ईश्वर, ईश या ईश्वर हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। अब इसमें यदि अपने को कंफ्यूज करना हो तो क्या करेगा, ऑप्शन में रजनी और ईश भी दे सकता है, या रजनी और ईश भी दे सकता है। यदि अपने को ध्यान नहीं है कि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि रजनी ऐसे लिखते हैं और ईश ऐसे लिखते हैं, नहीं तो संधि तो इनसे मिलकर के भी ये शब्द बन सकता है, पर क्योंकि ये शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा बन भी जाए तो भी वह उत्तर नहीं माना जाएगा। योगी और ईश्वर, ईश्वर का तो आप ध्यान ही रखें, तभी ईश्वर आपका ध्यान रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। योगी में बड़ी की मात्रा आती है, ईश्वर बड़ी ई से मिलकर के बनता ही है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो गई थी, बड़ी ई, योगीश्वर हो गया था। यहाँ क्या है, नारी में भी बड़ी की मात्रा, ईश्वर में बड़ी ई आती है, नारीश्वर, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो गए थे। जानकी और ईश, जानकी ऐसे लिखते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन में छोटी की मात्रा दे दे या ईश की मात्रा छोटी दे दे, या ईश में छोटी ही दे दे अपने को, क्योंकि बड़ी ही आती है। जानकी और ईश मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ी की मात्रा हो जाती है, जानकी, जानकी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र को। यह है अभिष्ट, अभी और इष्ट, ये भी कंफ्यूज करने वाला है,
चाहे तो अभी की मात्रा बड़ी दे देगा ऑप्शन में, चाहे तो इष्ट में बड़ी ई दे देगा। इस प्रकार अपन कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक कि अपने को स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होगा कि अभी और इष्ट कैसे लिखा जाता है। तो इस शब्द का जरूर ध्यान रखें, अभी और इष्ट, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ी ई, अभीष्ट। लघु ऊर्मी क्या होता है, ऊर्मी, बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो लघु ऐसे लिखते हैं और ऊर्मी ऐसे लिखते हैं। इन शब्दों का ध्यान रखें तभी हम ढंग से विच्छेद कर पाएंगे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, लघुर्मी शब्द बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 और शब्द अपने पास बचे हैं। इस प्रकार अपने दीर्घ संधि का प्रकरण आज पूरा हो जाएगा। सिंधु शब्द कैसे लिखते हैं, सिंधु, और ऊर्मी अपन बड़ी लिखते ही हैं। तो सिंधु में छोटी ऊ की मात्रा और ऊर्मी में बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। और सिंधु को ऐसे लिखते हैं और ऊर्मी को ऐसे लिखते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। यहाँ है वधु, वधु को इस प्रकार से लिखा जाता है और उत्सव में छोटा ए आता है, छोटा ऊ आता है, इस बात का ध्यान रखें। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। वधु इस प्रकार से लिखा जाता है, उत्सव इस प्रकार से लिखा जाता है, वधु और उत्सव वधूत्सव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भू ऐसे लिखा जाता है और विच्छेद के समय अपने को जो है इस प्रकार का भू भी ऑप्शन में दे सकता है, फिर अपन से गलती हो सकती है। तो ध्यान रखें कि भू कैसे लिखा जाता है, भू लिखा जाता है इस प्रकार से। और ऊर्जा में हमेशा बड़ा ऊ आता है, ऊर्जा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे। और भू इस प्रकार से लिखा जाता है, ऊर्जा इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार का ध्यान रखें। चमू, बड़ा ऊ, उत्तम, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। और चमू इस प्रकार से लिखा जाएगा, उत्तम इस प्रकार से लिखा जाएगा, छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, तो हो जाएगा चमुत्तम। आगे है भू, इस प्रकार से लिखते हैं भू। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व इस प्रकार से लिखा जाता है, भू इस प्रकार से, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भूर्ध्व। भू इस प्रकार से, ऊर्ध्व इस प्रकार से लिखा जाता है। इन बातों का ध्यान रखें। आज अपन ने संधि की परिभाषा, संधि के भेद, उनमें से फिर स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद, और स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, जिसकी परिभाषा अपन ने लिखी। 30 शब्दों से अपन ने संधि करके देखा और 30 शब्दों से अपन ने विच्छेद करके देखा। संधि का ये प्रकरण जारी रहेगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।